नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास के पाठ नंबर 6 का अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनसंख्या संघटन। बच्चों, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जनसंख्या अधिक है तो देश अमीर होगा, वो ज्यादा पैसे कमाएगा। उदाहरण है बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप में अधिक विकसित है। अब आबादी दोनों में काफी है, परंतु जापान एक विकसित देश है जबकि बांग्लादेश नहीं है। तो जनसंख्या से हम ये नहीं कह सकते कि कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। जनसंख्या अधिक है, परंतु उन लोगों को संसाधन बनाना पड़ेगा, तो हमें उनकी जरूरतों को समझना पड़ेगा। मतलब हमें लोगों को उनकी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर के आधार पर उनकी भिन्नता को समझना पड़ेगा कि लोग अलग हैं, किस किस स्तर पर अलग हैं, और उसी हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें कुशल बनाना पड़ेगा, उनमें कौशल विकास करना पड़ेगा। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अब हम ये देखेंगे कि जनसंख्या संगठन से हम लोगों को किस तरह से समझते हैं। एक तरीका है लोगों के स्तर को जानने का, क्योंकि हम जब बड़े देश होते हैं जहां पे करोड़ों के हिसाब से, अब हमारे देश में तो 1 अरब से ऊपर है, तो इतनी जनसंख्या के बारे में जानना, उसके लिए हमें कुछ डाटा से इकट्ठा करके उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है, मतलब उसको समझना पड़ता है। तो जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, उनकी स्वास्थ्य दशाएं क्या है। मतलब ये हो गया आंकड़ों का खेल। मतलब हमने आंकड़े इकट्ठे करने हैं। आंकड़े इकट्ठे करेंगे, हमारे पास सही आंकड़े होंगे, तभी हम अच्छी योजनाएं बना पाएंगे। तो आंकड़े क्यों इकट्ठे करते हैं? ताकि हम अच्छी योजनाएं बना सकें। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड। यह एक विधि है जिसे हम आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। और यह पिरामिड पहले हम देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसने क्या बताया। पिरामिड आपने इस शक्ल से पता चल रहा है, ये जो शक्ल है ये एक पिरामिड जैसी है, और ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर पिरामिड बनाया गया है ये एक जनसंख्या पिरामिड है। अब आप देखिए यहां एज ग्रुप लिखे गए हैं 0 से 4, और यहां लिखा गया कि पूरी जनसंख्या में लगभग ये 9% पुरुष 0 से 4 साल की आयु के हैं, मतलब लड़के हैं, और ये स्त्रियां हैं, ये भी लगभग 9 हैं, तो लगभग बराबरी पे है। ये 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग के कितने पुरुष कितनी स्त्रियां, हर आयु वर्ग के कितने पुरुष कितनी स्त्रियां, और ये 85 प्लस के कम है। तो इसको देख के पता चल रहा है कि यहां पे जनसंख्या अधिक है, यहां पे कम है, और ये जो बीच में जो काम करने वाली क्लास होती है, काम कौन से आयु वर्ग के लोग करते हैं? लगभग 19, 20, 21, 22 साल तक तो पढ़ते रहते हैं, उसके बाद कमाना शुरू करते हैं, और लगभग 65, 60, 65 साल की उम्र तक कमाते हैं। तो यही लोग होते हैं जो काम में योगदान दे रहे होते हैं। बाकी बच्चे अभी सीख रहे होते हैं, और बाकी जो सीनियर सिटीजन होते हैं वे पूरी उम्र उन्होंने काफी काम किया होता है, तो वे भी अभी काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये हमें समझने में मदद मिली। अब हम ये केनिया का, ये एक देश का दे दिया गया पिरामिड, केनिया का पिरामिड है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जन्म दर काफ़ी है, क्योंकि 0 से 4 वर्ष की आयु में काफ़ी लंबी लाइन है, तो काफ़ी अधिक बच्चे हैं, और ये ऊपर को कम होती चली जा रही है। 35 से 39 साल की आयु में कम लोग हैं, और इसके बाद कम ही होते चले गए। मतलब यहाँ पे युवा तो हैं, काफ़ी हैं युवा, और छोटे बच्चे भी काफ़ी हैं जो धीरे धीरे युवा होंगे, परंतु ये ऊपर की जो ये लाइन है ये थोड़ी पतली है, तो इसका मतलब ये लोग कम है। यहाँ पे 45 से 40 साल के बाद जो संख्या है पुरुषों की, स्त्रियों की, वो बहुत कम है। तो यहाँ से हमें ये समझ आया। अब हम एक और पिरामिड देखते हैं। ये भारत का पिरामिड देखिए आप। अगर हम इस पिरामिड को देखें तो इसमें भी जो जन्म दर है वो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हम देखें तो 20, 24, ये 29, 39, 44,
49 साल, यहाँ पे हम देखें तो लगभग 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 मिलते जुलते ही उनकी संख्या है पुरुषों की स्त्रियों की इन एज ग्रुप्स में। और यही वो वर्ग है जिसने काम करना होता है, जो बड़ी दौड़ दौड़ के काम कर सकता है, जिसमें एनर्जी होती है। तो ये भारत का पिरामिड है। अब आप एक और पिरामिड देखिएगा, ये जापान का है। ये आपको इन बाकी सभी पिरामिड से थोड़ा अलग लगेगा। इसमें जन्म दर ही कम है, आप देखिए जन्म दर कम है। और आप अगर 15 से 19 साल वाले देखें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, और 35 से 39 साल वाला कम है, 44 साल वाले अधिक हैं। तो इसका मतलब जन्म दर कम है, और ये धीरे धीरे ये लोग बूढ़े हो रहे हैं, और यहाँ से ये जो लोग जवान होंगे ये भी थोड़े कम हैं। तो ये इस तरह से हम पूरी जनसंख्या का अध्ययन कर लेते हैं, पूरे देश का अध्ययन कर लेते हैं कि हमारे पास किस आयु वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर तो हमने सिर्फ जनसंख्या का प्रतिशत देखा, इसी तरह से हम शिक्षा का प्रतिशत देख सकते हैं, हम किसी के रोजगार का प्रतिशत देख सकते हैं। तो ये पिरामिड्स हैं। तो हमें पिरामिड से क्या पता चलता है? जैसे हमने पहला पिरामिड देखा था, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, ये हम देख सकते हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों में उप विभाजित है, ये हमने इस पिरामिड में देखा। तो हमने देखा ये भारत के पिरामिड में जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। मतलब ये इस तरह ऊपर को चौड़ा बनता जाएगा ना, ये चौड़ा बनता जाएगा, क्योंकि यहां से यही लोग कल को युवा होंगे, तो ये चौड़ा होता जाएगा, तो यही लोग काम भी करेंगे। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षतः अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, क्योंकि ये युवा होंगे तो ये लोग श्रम भी करेंगे, शारीरिक शक्ति होगी। अब हमारा काम यह है कि हम इन्हें इतना कुशल बनाएं ताकि ये अपनी शारीरिक शक्ति के साथ साथ अपने बौद्धिक विकास से देश में योगदान दे सकें। अब इसी तरह हमने जो ये जापान का पिरामिड देखा था, कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। जब ये पिरामिड ऊपर को जाएगा, जब ये बच्चे 19 साल के होंगे तो ये छोटी लाइन बनेगी, जब यही बच्चे 39 साल के होंगे तो छोटी लाइन बनेगी, यही बच्चे 49 साल के होंगे तो यही छोटी लाइन चलेगी ना ऊपर को। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच रहे हैं। ये जो ज्यादा लोग हैं ये वृद्ध होने वाले हैं, ये कहां जाएंगे? अब इनकी उम्र बढ़ेगी ना डे बाई डे, तो ये वृद्ध होंगे, और जो युवा होने हैं वो कम है। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय बन जाता है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो को डाल के पिछली 3 वीडियोस में विस्तार से हमने मानव संसाधन के बारे में पढ़ा, किस तरह से स्टडी की जाती है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, जिस तरह आप हैं। हम चाहते हैं, यह हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि आप हमारे राष्ट्र का भविष्य बने। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, मानव संसाधन हमारे पास बहुत है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। और स्वयं युवा को भी सोचना चाहिए कि मुझे नए नए कौशल सीखने हैं, खुद को शिक्षित करना है, ताकि मैं राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकूं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।